हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि अपना जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं दिया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर को जब डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जबकि वही डीसी पावर मोटर में देते हैं तो उसमें चलता है। यदि वही डीसी पावर हम ट्रांसफार्मर में देंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर को डीसी पावर देंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, लेकिन बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। तो फ्रेंड, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं, यदि चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं चलाया जाता है। तो मान लीजिए फ्रेंड, ट्रांसफार्मर को सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब हम ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो डीसी का भी तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब हम एसी देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो इसकी प्राइमरी में जब हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी के दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। प्राइमरी साइड एसी को हम क्या बोलते हैं, एचवी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एच टी बोलते हैं, और इसी को प्राइमरी साइड भी बोलते हैं। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, हम एल भी बोलते हैं। इसी को हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल टी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही का होता है, इसमें कन्फ्यूजन मत होके। तो हम अभी बात करते हैं इसमें कि इसको डीसी क्यों नहीं दिया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड, आपको समझना है कि यानी जब हम ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए इधर हमने क्या किया, एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की अभी बात हो रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग की बात नहीं हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग की अभी बात हो रही है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो एसी होने के कारण, यानी एसी होने के कारण, एसी होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। यानी तो जब एक एसी करंट, यानी एसी करंट इसके अंदर जो इसकी प्राइमरी में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी करंट फ्लो होने लगता है, तो ये जो करंट है, करंट फ्लो होने के कारण इसके जो कोर है, ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर में क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होने लगता है। यानी अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है इसका। ये जो है अल्टरनेटिंग फ्रेंड दो, यानी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अभी ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो मोटर होता है, मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में क्या है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यानी फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ये किसके कारण, ये इसके अंदर जो प्राइमरी करंट है, करंट के कारण, तो जो इसके अंदर करंट है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। इसलिए इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ है ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, अल्टरनेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी करंट, यानी एसी वोल्टेज हमने एसी सप्लाई कनेक्ट करके रखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसके प्राइमरी में जब हम करंट वो सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि यानी जो एसी फ्लक्स चेंज कर रहा है बार बार। इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे एसी में ऐसा रहता है, यानी हाफ साइकिल यहाँ तक हो गया, एक यानी ये जो आधा इधर का मिलकर क्या होता है, पूरा फुल साइकिल होता है, यहाँ से यहाँ तक का हाफ साइकिल होता है। इसलिए इधर क्या हो रहा है, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स का, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रेंड, जब भी किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो फैराडे लॉ के अनुसार, यानी फैराडे के नियमानुसार, उसके सेकेंडरी साइड में भी, ये जो सेकेंडरी दिख रहा है, उसके सेकेंडरी साइड में भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यानी अब एक बार और देखिए, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी चेंज होता है, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो उसके, यानी फैराडे के नियमानुसार ये क्या हो जाता है, इसकी सेकेंडरी साइड में भी ईएमएफ जनरेट हो जाता है। यानी ये जो कॉइल है, कॉइल में, यानी एक कॉइल में हमने पावर दिया तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या हो गया, इसके जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी साइड में भी यानी वोल्टेज जनरेट हो गया, यानी ईएमएफ जनरेट हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ के कारण, इसके प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में भी, यानी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो गया। तो ये तो रहा एसी पावर देने का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको डीसी पावर देंगे तो क्या हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यानी एसी पावर देते हैं तो क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यदि इसी को हम डीसी पावर देंगे तो क्या होगा।
अब ये मैंने समझाने के लिए आपको एक दूसरा ट्रांसफार्मर बनाया है, ये एसी को समझाने के लिए बनाया है, यहाँ पे हम डीसी के लिए। जब मान लीजिए इसके अंदर भी सपोज दैट ये ट्रांसफार्मर आपका एसी वाला है, एसी वाला है, इसके अंदर भी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो जब आप डीसी सप्लाई यानी जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई यानी डीसी वोल्टेज देंगे, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में भी डीसी करंट फ्लो होगा। जब इसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में भी डीसी करंट फ्लो होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। जब इसके अंदर जब डीसी हम सप्लाई देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। आप बात समझिएगा, जब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी वोल्टेज होने के कारण इसके प्राइमरी में भी करंट प्रोड्यूस होगा, और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कौन सा नेचर का होगा? यूनिडायरेक्शनल का होगा, यानी यूनिडायरेक्शन होगा। ये यहाँ पे जो ये एसी में क्या हो रहा था कि यानी अल्टरनेटिंग नेचर का था, लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शन का। यूनिडायरेक्शन इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने डीसी इस्तेमाल किया है। जो डीसी का रहता है, डीसी में बिल्कुल फ्रिक्वेंसी से एक यानी फ्रिक्वेंसी तो रहती नहीं है। तो जब इसके कोर में फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, इसके कोर में यानी करंट के कारण कोर में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यानी जिसके कोर में फ्लक्स जनरेट हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण इसके सेकेंडरी में भी ईएमएफ जनरेट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण इसकी सेकेंडरी में कोई यानी ईएमएफ जनरेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने डीसी इसको पावर दिया है। डीसी में कोई यानी जीरो फ्रिक्वेंसी होती है, इसके अंदर कोई यानी डायरेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है इसके अंदर हो रहा ही नहीं, यानी हो ही नहीं रहा है, तो इसके सेकेंडरी साइड में कोई ईएमएफ ही नहीं जनरेट होगा, यानी इसके अंदर में इसके सेकेंडरी में कोई ईएमएफ ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये फैराडे नियम का जो फैराडे लॉ का नियम है उसको फुलफिल हो ही नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि यानी जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को हम डीसी सप्लाई देंगे या डीसी सप्लाई से चार्ज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देंगे या तो फिर डीसी सप्लाई से चार्ज करते हैं, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे ही पूरा डिपेंड है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, उसकी प्राइमरी की रेजिस्टेंस पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ये जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है, इसकी जो रेजिस्टेंस है पूरी तरह से फेल हो जाएगा, यानी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है पूरी तरह से फेल हो जाएगा, यानी जल जाएगी। तो यही कारण है कि यानी ये जो इसको डीसी पावर पे नहीं चलाया जाता है, यानी डीसी पावर पे ऑपरेट नहीं किया जाता है। आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि इंसुलेशन यानी जो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फेल क्यों हो जाती है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है किस कारण से फेल हो जा रहा है, जबकि यही डीसी पावर हम मोटर में देते हैं तो चलता है। यहाँ पे क्या कारण है कि ये फेल हो जा रहा है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड, अभी वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा एकदम मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, जब ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, यानी जब इसको हम सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो ट्रांसफार्मर की जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है, यानी इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस जो होती है इसकी ओवरऑल इम्पीडेंस की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। यानी जो इम्पीडेंस होती है इसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। जब इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये जो करंट की वैल्यू है बिल्कुल हाई हो जाती है, यानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है जल जाएगी। यानी मान लीजिए इसके अंदर जब इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। जब रेजिस्टेंस जीरो यानी कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी। करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी तो इसके अंदर हीट जनरेट होगा, या हीट जनरेट हो जाएगा। हीट जनरेट होने के कारण इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो फ्रेंड, यही कारण है कि यानी इसको डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड, आपके माइंड में ये चल रहा होगा, यानी एक सवाल ये भी चल रहा होगा कि नहीं, जब इसको हम प्राइमरी साइड में जब डीसी सप्लाई देते हैं तो इसका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कम कैसे हो जा रहा है, यानी सडनली कम क्यों हो जा रहा है। तो फ्रेंड, उसका भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इम्पीडेंस है वो भी कम क्यों हो जा रहा है। फ्रेंड, इसकी इम्पीडेंस कम क्यों हो जा रहा है, ये जो इम्पीडेंस है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का सिंपल बिल्कुल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये जो ट्रांसफार्मर का
इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है उसमें क्या हो जाता है, इसकी खुद एक जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है जिसको हम आर से दिखाए हुए हैं। और फ्रेंड ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज, इसके जो कोर में, ये जो कोर दिख रहा है, ये कोर में कुछ लॉसेज भी होते हैं। इसके अंदर जो लॉस होते हैं, लॉस को किससे हमने डिनोट किया हुआ है, आरसी से डिनोट किया हुआ है। और फ्रेंड इस ट्रांसफार्मर में एक इंडक्टेंस भी होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एक्सएल से डिनोट किया हुआ है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। और फ्रेंड अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर कितने टाइप के लॉसेज होते हैं, यानी 2 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, हिस्टेरेसिस होता है, हिस्टेरेसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस होता है। ये 2 लॉस के बारे में आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये लॉस होते हैं, ये 2 लॉस होते हैं, एक ईडी करंट लॉस होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। अब ये जो लॉस होता है, ये जो लॉस होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो लॉस दोनों होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लिख कर आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉसेज होता है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे अब हिस्टेरेसिस लॉसेज समानुपाती B/M F है, ये जो F है, F दिख रहा है, और ईडी करंट लॉसेज समानुपाती B²/M। यहाँ पे जो φm है, φm किसको डिनोट करता है, फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करता है, और F है यानी जो फ्रीक्वेंसी है, किसको डिनोट करता है, यानी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, हिस्टेरेसिस लॉसेज और ईडी करंट लॉसेज। तो फ्रेंड हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देकर रखा है। डीसी सप्लाई में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है, यानी जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो उस केस में जो लॉस हो रहा है, उस केस में ये जो लॉस हो रहा है इन दोनों में, तो वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, इसके समानुपाती है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी जीरो हो जाएगा इसके, यानी यहाँ पे जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल कम हो गई। ये इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो यानी यहाँ पे जब रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो गई तो करंट का वैल्यू हाई हो गया। करंट का वैल्यू हाई हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। और फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं जैसे एक्सएल, यानी एक्सएल, ये जो एक्सएल है, इंडक्टेंस है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि यानी एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfL होता है। ये फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो फ्रेंड ये भी जो है, ये जो एक्सएल है, इंडक्टेंस है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो हो गया है, क्योंकि डीसी हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है। जब डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है तो डीसी सप्लाई में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो इसलिए जो इंडक्टेंस है वो भी जीरो हो गया है। यानी कहने का मतलब जो है, जो आपका एक्सएल है यानी इंडक्टेंस है, ये भी पूरी तरह से जीरो हो गया है, ये भी पूरी तरह से जीरो हो गया है। इसके अंदर जो लॉसेज है ये भी जीरो हो गया है, यानी बचा क्या है, सिर्फ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बचा है। इसलिए फ्रेंड ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस बचा है, यानी इसलिए ट्रांसफार्मर की सप्लाई, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते ही इसका जो इम्पीडेंस है, ये जो ओवरऑल इम्पीडेंस की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यानी जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, यानी जो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू होती है काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को बिल्कुल जल जाती है। सेकेंडरी जब प्राइमरी वाइंडिंग पे ही डिपेंड कर रहा है, जब प्राइमरी वाइंडिंग ही नहीं आगे सेल्फ यानी जो इसके अंदर जो फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग तक तो अभी पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए पहले प्राइमरी वाइंडिंग को ही जला के रख देता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं दिया जाता है। ये कुछ टेक्निकल इसके टर्म्स हैं जो कि आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है, उसको मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फ्रेंड तब तक के लिए धन्यवाद।